I'm a medical person. From 1995 to 1998, I did medical practice in Ramakrishna Mission Hospital, Mumbai. And very soon I shifted into a spiritual science. और मैंने अपनी जर्नी शुरुआत की नेचर क्योर से, योगा से, एक्यूप्रेशर से, और करते करते आज 125 थेरेपियां मैंने सीख ली है। और आज हम जो बात करेंगे वो टोटली स्पिरिचुअल होगी, लेकिन साइंटिफिक वे से, एंगल से होगी। सो लेट अस स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल मेडिटेशन। हम 2-5 मिनट का एक छोटा सा मेडिटेशन से स्टार्ट करेंगे अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, ताकि वी विल बी एबल टू डाइजेस्ट ऑल द स्टफ वट एवर टूडे वी आर गोइंग टू लिसन इन अवर सबकॉन्शियस माइंड, so that we can implement in our life, not just listen and discard it. Okay, so everyone close your eyes for a few minutes. You can invoke your god, goddesses and the masters whomever you believe. आपके जो भी गुरु जिनको आप मानते हैं, आप उनको याद कर सकते हैं। आंखें बंद रखें कुछ देर के लिए और उन्हें इन्वोक कीजिए, जिसे भी आप मानते हैं। So take a slow and deep breath. लंबी गहरी सांसें लेना है। Keep your eyes closed. Just focus on your breath. A small light music will be running. Thanks all God, all goddesses, and slowly open your eyes. So welcome once again back. I hope everyone enjoyed. Good. So once again, let us mute all the people so that we are not disturbed during the session. कुछ समय के लिए हम पूरी तरह से आज इस नए साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोग काफी सालों से स्पिरिचुअलिटी में हैं। मैंने भी 92 में जब मैं सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट था, मैंने नेचर क्योर, योगा और डायनेमिक मेडिटेशन, चक्र मेडिटेशन, ये छोटी छोटी 3-4 चीजें सीखी। और मैंने कैंसर के कैंप किए थे, रेसिडेंशियल रिट्रीट 60 कैंसर पेशेंट्स का 1 महीने के लिए। और उसमें मैंने देखा कि लोग बहुत अच्छी तरह से क्योर्ड हो जाते हैं कैंसर, 3rd स्टेज के कैंसर, 2nd स्टेज के कैंसर। और उनका जो भी ट्यूमर होता है, कैंसरस सब्सटेंस होता है, वो धीरे धीरे रिग्रेस हो जाता था। और हमने 1 महीने पहले और 1 महीने बाद टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में उनका इन्वेस्टिगेशन करवाया, रिसर्च किया, और काफी डॉक्टर्स लोगों ने उसके बाद उसको सर्टिफाइड किया कि भाई ये 30% ठीक हो गया, 60%, 70% ये पेशेंट ठीक हो गया। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, हमने सारे डॉक्टर्स को बुलाया, पेशेंट्स को भी बुलाया एक ही स्टेज पे। और ये मेरी स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी थी जब मैं सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट था। तभी मेरे भाई ने फाइनल एमबीबीएस कंप्लीट किया था, और हमने दिल्ली के एक कैंसर स्पेशलिस्ट और नेचर के और डॉक्टर के साथ में तीनों ने मिलकर हमने ये रिट्रीट ऑर्गेनाइज की थी। तो ये मेरी शुरुआत थी। उसके बाद मैं टोटली एलोपैथी में चला गया। 95 से 98 मैंने रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में 45 कंसल्टेंट डॉक्टर के साथ 75 बेड हॉस्पिटल में मैंने पूरा 100% एलोपैथी में दिया। लेकिन जैसे जैसे मैंने लिमिटेशंस देखी मेडिकल साइंस की, मुझे लगा कहीं ना कहीं वी नीड टू शिफ्ट इनटू स्पिरिचुअल साइंस। और ऐसे करते करते मैं पहले प्राणिक हीलिंग में आया, फिर मैं रेकी में आया, और उसके बाद धीरे 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 एक एक स्पिरिचुअल साइंस में, ग्राफोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये सब चीजों में आया। रिजल्ट्स बहुत जबरदस्त मिल रहे थे, लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिल रहा था कि रिजल्ट तो मिलते हैं, आप योगा करो, मेडिटेशन करो, हीलिंग कुछ भी करो, रिजल्ट तो मिलते हैं। तो ये प्रूफ कैसे मिले? बिकॉज मेडिकल साइंस के पास ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं था जिससे हम प्रूव कर सकें कि ये सही में रिजल्ट देता है करके। तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि ऑरा साइंस है जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये किस तरह से डिफरेंसेस लाता है। तो पहले तो यहाँ पे आपको स्लाइड में दिख रही है कि हमारी मेडिकल साइंस की इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी। कैन यू सी द स्लाइड? या वेरी गुड।
और दूसरे साइड पे आप देख सकते हो जो हमने रिसर्च शुरू की थी, पीआईपी, पॉली कॉन्ट्रास्ट इंटरफेरेंस फोटोग्राफी, लंदन बेस्ड ये साइंस थी। और मैंने पहले 2 साल तक मैंने ऑरा की रिसर्च की, फिर 3 साल मैंने पीएचडी किया। और धीरे धीरे मुझे पता चला कि काफी ऐसे इक्विपमेंट है जिसके जरिए हम स्पिरिचुअलिटी के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। तो ये कुछ इक्विपमेंट आपको यहाँ दिख रहे हैं। एक छोटा सा मोबाइल जितना डिवाइस है जिसको ईएसएम कहते हैं, इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रल मेजरमेंट, जिससे हम चक्र के ऑसिलेशंस को चेक कर सकते हैं कि हमारे क्राउन चक्र से रूट चक्र कितनी फ्रीक्वेंसी में ये घूमते हैं। ये हम उस मशीन से चेक कर सकते हैं। दूसरा हमारा पीआईपी, जो एक साधु संत का यहाँ पे फोटो दिख रहा है आपको यहाँ पे, कि ये पीआईपी है, पॉली कॉन्ट्रास्ट इंटरफेरेंस फोटोग्राफी। तो ये बताता है कि 24/7 हम इंटरेक्ट करते हैं एटमोस्फियर से, एनवायरमेंट से। जैसे अभी ये कोविड वायरस का चल रहा है, तो हम इन जिससे हम बने हैं और पंच महाभूता जो बाहर का एनवायरमेंट है, उस दोनों का एक इंटरेक्शन चल रहा है। तो ऑरा फोटोग्राफी जब हम करते हैं किसी भी पर्सन की, तो इंटरफियरेंस देखते हैं कि इंसान खुद क्या इमिट करता है और वो एनवायरमेंट से क्या लेता है। मतलब देयर इज अ गिव एंड टेक 24/7। तो आज का पूरा जो हमारा टॉक है, इट विल बी बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक, दैट इज कॉल्ड द पार्टिकल साइंस, इट इज कॉल्ड अ फोटोन साइंस। ये है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्लाइड यहाँ पे फोटो दिखाई जा रहा है, ये चक्रस का आप देख सकते हो। ये आरएफआई मशीन का एक फोटोग्राफ है जो मैं यहाँ पे एरो दिखा रहा हूँ, रेजोनेंस फील्ड इमेजिंग करके। तो इससे भी चक्रस के ऑसिलेशंस देख सकते हैं। और इसमें फ्रीक्वेंसी हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे मूलाधार चक्र इसके हिसाब से 1.7 हर्ट्स है, सैक्रल चक्र 1.9 हर्ट्स है, मणिपुर चक्र 2.1 हर्ट्स है, हार्ट चक्र 2.4 हर्ट्स है। ऐसे करते करते अलग फ्रीक्वेंसी होती है। उस फ्रीक्वेंसी में अगर है तो हमारे उसके आगे हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स के आगे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, तो वो अच्छे से काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये थ्रोट चक्र है, इसके आगे थायराइड का हार्मोन्स है। अगर ये थ्रोट चक्र 4.2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में घूमता है तो थायराइड नॉर्मल है। अगर ये फ्रीक्वेंसी लो है तो हाइपोथायराइड हो जाता है। यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो हाइपरथायराइड हो जाता है। इसी तरह से सारे चक्रस के ऑसिलेशन या तो हाइपर होते हैं या हाइपो होते हैं डिजीज कंडीशन में। लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो गॉड ने डिजाइन किया है, उसको ट्यूनिंग करके रखा हुआ है। तो पहले के जो संत साधु महात्मा थे, वो लोग ध्यान साधना में क्या करते थे, या तो उसके बीज मंत्र की चैंटिंग करते थे, लम वम रम, ऐसे अलग अलग चक्र की बीज मंत्र होते, या तो गायत्री मंत्र से चैंटिंग करते थे, मृत्युंजय चैंटिंग से करते थे। तो पहले का साइंस जो था रिचुअल साइंस था, रिलीजन के बेस्ड पे साइंस था। तो वो इंडियन ईस्टर्न कंट्री वाले ऐसे करते थे। वेस्टर्न कंट्री वाले क्या करते हैं, एफर्मेशन साइंस यूज करते हैं। आई एम हेल्दी, आई एम इन अबेंडेंस, आई लव एवरीवन, ऐसे करके एफर्मेशन बेस्ड साइंस यूज करते हैं। बट डजंट मैटर, द रिजल्ट इज व्हाट द इंटेंशन मैटर्स। कि हम अगर चाहते हैं कि भी किसी भी तरह से हमारे चक्र बैलेंस्ड हो जाए, अलाइंड हो जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद और एक कुछ नीचे अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे जीडीवी मशीन करके, गैशियस डिस्चार्ज विजुअलाइजेशन, ये जर्मन बेस्ड मशीन है। ये मशीन ये कहता है कि हमारे जो बॉडी है वो गैशियस इमिटिंग सब्सटेंसेस है। मतलब 24/7 हम गैशियस को इमिट करते हैं बाहर। अब ये गैस कहाँ से आया, हमें सॉलिड बॉडी पता थी, बोन्स, मसल्स, ऑर्गन सिस्टम्स, ये सब सॉलिड बॉडी हमें पता है, स्ट्रक्चरल बॉडी हमें पता है। लिक्विड बॉडी भी हमें पता है। लिक्विड बॉडी का मतलब क्या है कि हमारे अंदर ब्लड है, लिम्फेटिक सिस्टम है, ये लिक्विड बॉडी भी पता है। तो मेडिकल साइंस ये दो साइंस पे बेस्ड है, फिजिकल साइंस मतलब सॉलिड साइंस एंड लिक्विड साइंस। तो हम हमारी ब्लड टेस्टिंग करवाते हैं, यूरिन टेस्टिंग करवाते हैं, या हमारा एक्सरे सोनोग्राफी करवाते हैं, ये दो टेस्टिंग करवाते हैं। मेडिकल साइंस ने कभी भी गैशियस स्टेट को कभी इंपॉर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि गैशियस स्टेट के लिए उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं था, कोई मेजरमेंट सब्सटेंसेस नहीं थे। स्पिरिचुअल साइंस ने उसी चीज को पिकअप किया, उसने गैशियस को पिकअप किया, उसने थॉट को पिकअप किया, इमोशंस को पिकअप किया, कर्मा को पिकअप किया, विजुअलाइजेशंस को पिकअप किया, परसेप्शंस को पिकअप किया। जो भी हमने माइंड के अंदर विजन बोर्ड्स बनाए हैं या गोल चार्ट सेट किए या हमारे ड्रीम्स है, ये सारे गैशियस लेवल पे है।
ये मेडिकल साइंस ने कभी उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं, और पूरा जो कॉज है ये पूरा उसी में होता है। अभी हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ये 3 लेवल का है। तो हमारा जो स्पिरिचुअल साइंस है ये गैशियस लेवल से स्टार्ट होता है। आपकी सोच कैसी है, आपकी बिलीफ सिस्टम कैसी है, आपके परसेप्शंस कैसे हैं, आपके इंटेंशन क्या है, ये सारा गैशियस लेवल पे, ये किसी को दिखाई नहीं देता। जैसे वाईफाई दिखाई नहीं देता, आपको लैपटॉप दिखाई देगा, आपको सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं देता। इसी तरह से हमें अपनी बॉडी दिखाई देती है, बॉडी के अंदर ऑर्गन्स दिखाई देते हैं, ब्लड, ये सब दिखाई देता है, लेकिन विचार दिखाई नहीं देते, सोच दिखाई नहीं देती है। तो हमने पूरा रिसर्च इस सोच के ऊपर किया है, बिकॉज सोल और बॉडी ये दोनों माइंड पे डिपेंड करते हैं। मतलब इंसान क्या सोचता है उसी सोल लेवल के लोगों को अट्रैक्ट करता है। इंसान क्या सोचता है उसी लेवल के फूड को अट्रैक्ट करता है, वेजिटेरियन फूड, नॉन वेजिटेरियन फूड, ऑयली स्पाइसी फूड, नेचुरल फूड। जैसी इसकी सोच वैसा उसका अट्रैक्शन होता है। तो पूरा साइंस इसी पे बेस्ड होता है। लेकिन ताज्जुब की बात क्या है कि गॉड ने हमारी बॉडी को ऐसे डिजाइन किया कि 30% बीमारियां पहले गैशियस लेवल पे होती है, थॉट लेवल पे होती है, इमोशन लेवल पे होती है। अगर उस बीमारी को हमने करेक्शन कर लिया तो वो लिक्विड लेवल पे नहीं जाएगा, मतलब वो लिम्फेटिक सिस्टम में नहीं जाएगा। और अगर हमने लिम्फेटिक सिस्टम पे करेक्शन नहीं किया, जो हमें इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या जो भी हमारा लिम्फेटिक सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, उसको हमने करेक्शन नहीं किया डाइट, योगा, मेडिटेशन के थ्रू, तो फिर ये ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। अब किसी को उसमें शुगर लेवल बढ़ जाएगा, किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, किसी का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाएगा, किसी का थायराइड लेवल बढ़ जाएगा, ये सारा ब्लड में आना शुरू हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड पैथोलॉजिकल इश्यू। मतलब हमने अगर फंक्शनल लेवल पे उसको ठीक कर लिया होता तो पैथोलॉजिकल सिचुएशन हमारी लाइफ में कभी आती ही नहीं थी। लेकिन हम उसको कैच नहीं कर पाए क्योंकि मेडिकल साइंस ने कभी हमें बताया ही नहीं कि आपको डायबिटीज स्ट्रेस के वजह से है, या सोच के वजह से है, या आपकी लाइफस्टाइल के वजह से है, ये कभी बताया नहीं। तो हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। हमने सोचा ये बीमारी है, अब मुझे डॉक्टर के पास जाना है, अब दवाई खानी है या सर्जरी करवानी है। क्यों? क्योंकि अब हमारा लिक्विड लेवल से सॉलिड लेवल पे बीमारी चली गई। अब हमारी बीमारी कहाँ पे आ गई? ऑर्गन्स में आ गई। तो किसी का पेनक्रियास डिस्टर्ब हो गया, किसी की किडनी डिस्टर्ब हो गई, किसी का हार्ट, किसी का लिवर हो गया। मेडिकल साइंस इनकम्प्लीट है। इन्वेस्टिगेशन में अच्छा है जहां पे फिजिकल लेवल पे है, जहां पे लिक्विड लेवल पे है। गैसियस लेवल पे कभी मेडिकल साइंस ने इन्वेस्टिगेशन हमें करवाया ही नहीं था। अब हम देखेंगे कि गैसियस लेवल पे कैसे हम बीमारियों को पकड़ सकते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड ऑरा। ऑरा इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिकल मतलब थॉट, मैग्नेटिक मतलब हमारा पोटेंशियल, मैग्नेटिक मतलब जो एक फेमिनाइन एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल मतलब जो मस्कुलाइन एनर्जी है। तो हम दो चीजों से बने हैं। जैसे सभी को पता है कि हम शिव शक्ति से बने हुए हैं। हर मेल के अंदर भी फेमिनाइन एनर्जी है, हर फीमेल के अंदर भी मस्कुलाइन एनर्जी है। डिपेंड्स अपॉन आपके अंदर कौन सी एनर्जी ज्यादा है वो आप इमिट करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल आजकल की जो महिलाएं हैं वो फिजिकली फेमिनाइन है, लेकिन अंदर का उनका माइंड मस्क्यूलाइन है। उन्हें अपने कैरियर पे फोकस करना है, उन्हें एजुकेशन लेना है, उन्हें कोई स्टेटस डेवलप करना है, तो उनके अंदर मस्क्यूलाइन एनर्जी बढ़ते जाती है। तो डेफिनेटली वो अच्छा जॉब कर सकते हैं, अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, अच्छे प्रोफेशनली सक्सेसफुल हो सकते हैं, अच्छी डिग्री हासिल कर सकते हैं, अच्छा अवार्ड मिल सकता है उन्हें। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी फेमिनिन एनर्जी मिस हो जाती है, तो रिलेशनशिप में इश्यूज आ जाते हैं, जल्दी मतलब मैरिज नहीं होते हैं, मैरिज होते हैं तो डिवोर्सेस के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक एनर्जी कम हो गई, उनकी फेमिनिन एनर्जी कम हो गई। तो डेफिनेटली कंपैशन लेवल कम हो गया, उनका लॉजिकल माइंड ज्यादा काम करने लगता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये हमें दोनों को बैलेंस करते हुए चलना है। अब मेल जो होता है उसके अंदर फेमिनाइन एनर्जी की कमी होती है, तो वो कभी फीमेल्स की इमोशंस को नहीं समझ सकता, बच्चों के इमोशंस को नहीं समझ सकता। वो कभी भी हर चीज को लॉजिक अप्लाई करता है, एनालिसिस करता है। तो इस तरह से ये दो एनर्जी का संगम होता है। पुराने जमाने में या आपके साउथ इंडिया में ये रॉड से लोग जांच करते थे, पानी सर्च करते थे, कहाँ पे जमीन में पानी है, तो ये ऑरा रॉड है।
इसी रॉड से हम अपनी एनर्जी फील्ड भी देख सकते हैं। साइंस कहता है कि 6 to 8 फीट नॉर्मली लोगों का ऑरा होता है, तो वो हेल्दी कंडीशन होता है। लेकिन अगर आपने पेप्सी, थम्स अप, कुरकुरे, मैगी ऐसे कोई या सिगरेट या दारू का अगर बॉटल हाथ में पकड़ा, पैकेट हाथ में पकड़ा, तो आपका ऑरा श्रिंक हो जाएगा। और अगर आपने सपोज अगरबत्ती हाथ में पकड़ी या माला जप करने की माला को हाथ में पकड़ा, क्रिस्टल, रुद्राक्ष है, ऐसी चीजों को अगर आपने हाथ में पकड़ लिया या पहन लिया, तो आपका ऑरा एक्सपांड हो जाएगा। आपने गायत्री मंत्र का चैंटिंग किया, तो आपका ऑरा 6 फीट से 12 फीट हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इस तरह से कि डिपेंडिंग अपॉन हम क्या एक्शन लेते हैं, ऑरा उसका रिएक्शन क्रिएट करता है। हम अंदर क्या सोच क्रिएट करते हैं, क्या खाना अंदर खाते हैं, ऑरा बाहर वैसे इमिट होता है। सो ये एक सिंपल साइंस है। तो अमेरिका वालों ने ये मशीन बनाया, आरएफआई, रेजोनेंस फील्ड इमेजिंग, एक मशीन बनाया अमेरिका वाले लोगों ने। और इससे हम अपनी फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, रूट चक्र 1.7 का है, सैक्रल चक्र 1.9 हर्ट्ज का है। तो इस तरह से जो भी चक्र की फ्रीक्वेंसी है, उसी तरह से हम अपने माइंड की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। और जो माइंड की साइकोलॉजी है, वही बॉडी की फिजियोलॉजी है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, चक्रस की ऑसिलेशन से हमें यह समझ में आता है कि इंसान की साइकोलॉजी क्या है, और इंसान की साइकोलॉजी के हिसाब से समझ में आता है कि इंसान का फिजियोलॉजी क्या है। मतलब आज उसे कौन सी बीमारी है, या फ्यूचर में उसको कौन सी बीमारी आने वाली है, ये हमें समझ में आ जाता है। तो ये कलर इंटरप्रिटेशन है, कलर कोडिंग का साइंस है। तो जैसे लाइट कलर्स होते हैं, वो पॉजिटिव कलर्स होते हैं। जैसे डार्क कलर्स होते हैं, वो नेगेटिव कलर्स होते हैं। उसकी वेवलेंथ ज्यादा सख्त होती है। तो हमें क्या करना होता है, हमें बॉडी को लाइटर करना है थ्रू योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल साइंस, मंत्र चैंटिंग, लाइटर करना है। लेकिन अगर आप स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, फियर है, एंजाइटी है, इनसिक्योरिटी है, जेलसी है, तो आपका डार्कर शेड्स क्रिएट होगा आपके ऑरा में। और ज्यादा समय तक अगर ये डार्कर शेड्स क्रिएट हुआ, तो धीरे धीरे ये कॉन्शियस माइंड के ऑरा से हम धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऑरा में जाएंगे, और हमारा ऑरा लीकेज होना शुरू हो जाएगा, ड्रेन होना शुरू हो जाएगा। तो किसी के अंदर फियर है, को नहीं मानते हो, गॉड गॉडेसेस की ये अब सेकंड इमेज में देखते हो, या मेडिटेशन या स्पिरिचुअल साइंस को प्रैक्टिस करते हो, तो यहाँ पे कंप्लीट है, यहाँ पे कोई ड्रेनेज नहीं है। ये पूरी तरह से एक हॉलो साइंस है। तो इस तरह से हमारा ऑरा कंप्लीट होना चाहिए, मतलब एक सर्कुलर होना चाहिए या ओवल शेप का होना चाहिए। कहीं पे भी लीकेज, ड्रेनेजेस नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे आप एक इमेज देखते हो, जहां पे आपको अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। अब हमें सबको चक्रस के कलर पता है कि रूट चक्र रेड कलर का है, सैक्रल चक्र ऑरेंज कलर का है, मणिपुर चक्र येलो कलर का, ये सारे कलर्स हमें पता है। इसी कलर के आधार पे हम इस ऑरा की इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो इमेज है, इस पे येलो एनर्जी ज्यादा है, मतलब इसमें पैशन ज्यादा है। दूसरे महिला के यहाँ पे आप देखोगे कि इसके सर के ऊपर स्काई ब्लू कलर एनर्जी ज्यादा है, या ग्रीन कलर जी एनर्जी ज्यादा है, मतलब इसमें वोकल कैपेबिलिटी अच्छी है, उसकी हीलिंग पोटेंशियलिटी ज्यादा है। लेकिन सेम टाइम पे इसके लेग पे देखोगे तो रेडिश ब्राउनिश कलर ज्यादा है, मतलब उसका मूलाधार चक्र बहुत डिस्टर्ब है, उसके कार्मिक इश्यूज ज्यादा है। तो हर बॉडी के पार्ट पे या हर चक्र के लेवल पे हम कलर्स को देखते हैं। तो इट इज अ रेडियोलॉजिकल साइंस। मुझे भी 3 साल लगे, जब मैंने पीएचडी की तब मुझे पता चला कि इसको रीड कैसे करना। राइट साइड ऑफ द बॉडी जो होता है वो हमारे पास्ट का ऑरा होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी जो हमारे होता है वो फ्यूचर का ऑरा होता है, और सेंटर ऑफ द बॉडी जो है वो हमारा प्रेजेंट का ऑरा होता है। अब ये डिपेंड होता है, आप अपनी पैटर्न को कैरी फॉरवर्ड करते हो या पैटर्न को ब्रेक करते हो। 95% लोग अपनी पैटर्न को सेम रखते हैं, कोई अपने सोच में बदलाव नहीं लाते हैं, कोई रूटीन में बदलाव नहीं लाते, खाना पीना, सोना उठना, काम करना सेम रखते हैं। तो उनकी ऑरा सेम ही रहेगी, पास्ट की भी सेम,
प्रेजेंट की भी सेम, फ्यूचर की भी सेम। लेकिन कुछ लोग होते हैं, 5% लोग, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि वो शिवा फ्रीक्वेंसी में है। शिवा फ्रीक्वेंसी का मतलब है डिस्ट्रक्शन फ्रीक्वेंसी में है, मॉडिफिकेशन में है। वो तैयार है अपनी पैटर्न तोड़ने के लिए, अपनी सोच तोड़ने के लिए। तो वो कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ लोग हीलिंग वगैरह करते हैं, कुछ लोग साइकिक सर्जरी करते हैं, कुछ लोग ओम नमः शिवाय का चैंट करते हैं। तो भी हम शिवा फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। हम अपनी ऑरिक फील्ड को ब्रेक करते हैं, अपनी माइंड पैटर्न को ब्रेक करते हैं, अपने ऑरा की जो फील्ड है, जो सेम रहती है, उसी को हम ब्रेक करते हैं। हम अपनी पैरेंटल पैटर्न को ब्रेक करते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन हमें टाइम टाइम पे अपनी लाना है। नहीं लाओगे तो ये पैटर्न सेम रहने वाली है, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। ये इमेज में आप देख सकते हो कि ये बंदा में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका राइट साइड पे भी पैरेंटल इश्यू था, ग्रे और येलोइश कलर था, स्काई ब्लू कलर था, एग्रेशन था। लेफ्ट साइड में भी देख सकते हो सेम पैटर्न है, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं आया है। तो ये बंदा ने कभी चेंज ही नहीं किया, एंड एवरी टाइम उसको सेम प्रॉब्लम फेस करने पड़ते थे। और उसे लगता था कि भाई नए नए लोग उसके लाइफ में आते हैं और उसको सेम इश्यूज से गुजरना पड़ता है। सो यहाँ पे एक बात आप सबको समझनी जरूरी है कि जो माइंडसेट हम कैरी करते हैं, उसी माइंडसेट के आधार पे चक्रस हमारे ऑसिलेट होते हैं। और जो चक्र ऑसिलेट होते हैं, घूमते हैं, उसी प्रकार से हमारी ऑरिक फील्ड क्रिएट होती है। तो आपने सोच बदली, मतलब आपने चक्रस के ऑसिलेशंस को बदला, आपने चक्रस की फ्रीक्वेंसी को बदला। आपकी चक्र की फ्रीक्वेंसी बदल गई, इसका मतलब आपकी ऑरा की पैटर्न चेंज हो गई। और जैसे आपकी ऑरा की पैटर्न चेंज हो गई, आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी। जैसे मेरी पहले मेडिकल पैटर्न थी, मतलब मैं एक लॉजिकल माइंडेड पर्सन था। मैंने अपनी पैटर्न तोड़ी और धीरे धीरे मैंने स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में उतारना शुरू किया। और जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करता था, तो मेरी धीरे 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 और पूरी चेंज हो गई। जो पहले मेरी येलोइश ज्यादा थी मेरे ऑरा में, अब धीरे धीरे ग्रीन होने लगी, स्काई ब्लू होने लगी, इंडिगो ब्लू होने लगी, वायलेट होने लगी। मतलब पहली मेरी ऑरिक फील्ड कैसे थी, रूट चक्र से मणिपुर चक्र के कलर्स थे। जैसे मैं स्पिरिचुअल फील्ड में आया, मेरे हार्ट चक्र से क्राउन चक्र के कलर्स मेरे ऑरा में आने लगे और मेरे ऑरा चेंज हो गए। तो इसी तरह से हम हर पार्टिसिपेंट्स का, जो भी हमारे पास आज तक आए हैं, हमारे पास 2 लाख लोगों ने हीलिंग सीखी है। तो जब से हमने 15 साल से ऑरा की रिसर्च स्टार्ट की है, हम उनकी ऑरा को मॉनिटर करते हैं, ये देखने के लिए कि पीरियोडिकली उसकी ऑरा में क्या चेंजेस आते हैं। उसके रूट चक्र पे, सैक्रल चक्र पे कौन सी डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी से हो रहा है, या माइंड से क्या कैथारसिस हो रहा है, या सोल इवोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा। मतलब ये सारी चीजें देखनी है, सिर्फ एक ही चीज नहीं देखनी है हमें। क्योंकि क्या है, हम होलिस्टिक स्पिरिचुअल पर्सन है। होलिस्टिक का मतलब माइंड बॉडी सोल लेवल पे प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ मेडिकल लेवल पे नहीं कि जहां पे सिर्फ बॉडी लेवल पे प्रैक्टिस करते हैं। तो हमें देखना है कि इंसान तीनों लेवल पे आगे जा रहा है, बॉडी लेवल पे, माइंड लेवल पे, सोल लेवल पे। और ये सिर्फ ऑरा ही दिखा सकता है। आपकी जो नेकेड आई है, जो ऑरा देख सकती है, अगर आपके पास इंट्यूशन, साइकिक पावर है, तो आप कॉन्शियस ऑरा देख सकते हो, बाहर का ऑरा देख सकते हो। ये अंदर का सबकॉन्शियस ऑरा आप नहीं देख सकते। सो दिस इज द डिफरेंस। तो काफी लोग कहते हैं मेरा तो इंट्यूशन है, मैं तो ऐसे ही लोगों के ऑरा देखती हूँ। मैंने भी जब 97 में मैंने प्राणी किलिंग और रेकी सीखी थी, तो मुझे लोगों के ऑरा दिखाई दे रहे थे। लेकिन मैं लोगों को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था कि भाई मैं जो देख रहा हूँ कि कैसे देख रहा हूँ, और मैं उन्हें दिखा नहीं पा रहा था। जब से मेरे पास ये इक्विपमेंट आया, मशीनरी आई, मैं लोगों को दिखा पाया कि देखो ये इस तरह से ऑरा होता है, और आपका यहाँ पे रेड कलर है, आपका यहाँ पे ब्लू कलर है, आपका यहाँ पे ग्रे कलर है। तो इस तरह से मैं उनको इंटरप्रेट करके उनको लॉजिकली कन्विंस कर रहा था। बिकॉज आजकल के जो जनरेशन है या आजकल का युग है, जब तक लॉजिकली उनको कन्विंस नहीं करोगे, वो स्पिरिचुअल साइंस में ज्यादा टाइम तक प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। मतलब लोग सुदर्शन क्रिया में आ जाते हैं, क्रिया योग में चले जाते हैं, राजयोग में चले जाते हैं, शिव योग में चले जाते हैं, लेकिन वापस कहीं ना कहीं उनका लॉजिकल माइंड बीच में आता है, तो वो प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। तो मैंने देखा है कि जो लोग ऑरा करवाते हैं और बाद में स्पिरिचुअल साइंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, तो वो कभी अपनी प्रैक्टिस छोड़ते नहीं है। अब दूसरा एक बात पता चली, जब हम रेसिडेंशियल रिट्रीट्स करते हैं, पिछले 20 साल से हम 3 डेज 4 डेज 5 डेज का रेसिडेंशियल रिट्रीट करते हैं अलग अलग जगह पे। पौंडीचेरी है, पंचगनी है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, लंदन है, दुबई है। यहाँ पे जब हम रिट्रीट करते हैं, तो 5 दिन में हमने जो ऑरा की स्टडी की,
उसमें हमें ये पता चला कि इंसान की जो 72,000 नाड़ियां होते हैं, उस नाड़ियां को खोलने के लिए अलग-अलग प्रकार के मेडिटेशन हमें करने पड़ते हैं, अलग-अलग प्रकार के मंत्र चैंटिंग सीखने पड़ते हैं और करने पड़ते हैं, अलग-अलग प्रकार की हीलिंग मॉडलिटीज हमें आनी चाहिए। मतलब गायत्री मंत्र कुछ अलग नाड़ियां खोलता है, मृत्युंजय चैंटिंग कुछ अलग खोलता है, नवकार मंत्र कुछ अलग खोलता है, ओम नमः शिवाय कुछ अलग नाड़ियों को ओपन करेंगे, अलग मेरिडियंस को ओपन करेंगे, अलग सेल्यूलर लेवल पे एनर्जी का डिफरेंट माइटोकॉन्ड्रिया में डिफरेंसेस आएगा, हमारे डीएनए के जो डेल्टा लेवल के इंफॉर्मेशंस है वो भी धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएंगे। मतलब जितना आप स्पिरिचुअलिटी को इंटीग्रेट करोगे, आपका इवोल्यूशन इतना फास्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हम जब सलाद खाते हैं, जब रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं, तो हम कुकुम्बर है, टमाटर है, कैप्सिकम है, जितना हम रॉ इंटेक ज्यादा खाएंगे, उतना मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट, एंजाइम्स या विटामिन्स या कार्बोहाइड्रेट इतना ज्यादा मात्रा में हमें मिलते हैं। तो अगर आप एक ही प्रैक्टिस करोगे तो आपकी वही नाड़ियां खुलेगी जो उसके लिए बनी है, दूसरी नाड़ियां आपकी बंद रहेगी। मे बी फिर नेक्स्ट लाइफ लेना होगा दूसरी नाड़ियों को खोलने के लिए। तो ये हमें धीरे धीरे समझ में आया कि हम अपनी जो माइंड की पैटर्न है, वो मेडिटेशन के थ्रू या साइकिक सर्जरी के थ्रू, यहाँ पे आप जो रेड पैचेस देखते हो, डार्क पैचेस देखते हो, ब्राउनिश पैचेस देखते हो, ये जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन में है, ये हमने ही होल्ड करके रखा है। और इसके वजह से हमारे अलग अलग चक्र में, थ्रोट चक्र पे या हार्ट चक्र पे, रूट चक्र पे, ये ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। तो पीरियोडिकली हम क्या करते हैं, अपने अंदर के क्लटर्स को निकालते हैं, अपने माइंड को कैथारसिस करते हैं। फिर आप डायनेमिक मेडिटेशन से करो, सुदर्शन क्रिया से करो, या साइकिक सर्जरी से करो, ये आपकी चॉइस है। ये डिपेंड अपॉन ऑरा सजेस्ट करता है कि भाई आपको कौन सी थेरेपी में जाना चाहिए, या आपको इंट्यूटिवली डिसाइड करना चाहिए भाई मुझे आगे क्या करना है, ऐसा है करके। सो ये कहता है कि धीरे धीरे किस तरह से हमारी ऑरिक फील्ड चेंज हो जाती है। मतलब 3 दिन में, 5 दिन में, अगर सपोज हम ये रेसिडेंशियल रिट्रीट नहीं करते हैं तो हमारे कॉन्शियस ऑरा में डिफरेंसेस आते हैं। लेकिन अगर हम कोई रेसिडेंशियल रिट्रीट करते हैं, चाहे ओशो की या श्री श्री रविशंकर की या सदगुरु की जो रेसिडेंशियल रिट्रीट्स होती है, ब्रह्म कुमारी की या हमारी भी जो भी रिट्रीट्स होती है, उसमें सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल पे ऑरा में डिफरेंसेस आते हैं, विच इज वेरी मोर इंपॉर्टेंट। हमें सिर्फ अपने कॉन्शियस माइंड को चेंज नहीं करना है, हमें सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस को भी चेंज करना है। जैसे हमारे क्लिनिकल ट्रीटमेंट अलग होती है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, और हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट अलग होती है। हॉस्पिटल में 24 आवर्स हम ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सब चीज मॉनिटर करते हैं। तो इसी तरह से रेसिडेंशियल रिट्रीट्स में क्या होता है, हर चीज मॉनिटराइज्ड होता है। मतलब आपका मेंटल मॉनिटराइज, इमोशनल मॉनिटराइज्ड होता है, आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, आपके सारे जो फूड हैबिट्स है, डाइट है, ये सब कुछ मॉनिटर होता है। तो हमें पता चलता है कि आप गलत कहाँ पे जा रहे हो। तो ये रेसिडेंशियल रिट्रीट का फायदा होता है। फिर आप कहीं के भी अटेंड करो। मैंने 40 रिट्रीट्स दूसरों की अटेंड की है, और मैंने 470 रिट्रीट अपनी खुद की ऑर्गेनाइज की है। तो मैंने देखा है कि जब जब मैं रिट्रीट में जाता हूँ, कैथारसिस बहुत होता है। मतलब मेरा खुद का भी सफाई बहुत होती है, भले मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ या किसी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाता हूँ, तो भी मेरी सफाई धुलाई बहुत होती है। मेरे ऑरिक फील्ड में जो दबे हुए सप्रेस्ड इमोशंस है या जो भी पास्ट लाइफ की इम्प्रिंट्स है, वो धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो जाती है। 90% लोग इसी चीज के वजह से डरते हैं। उन्हें लगता है भाई मैंने जैसे मेडिटेशन शुरू किया, मुझे चक्कर आना शुरू हो गए, मुझे नौशिया, वॉमिटिंग हुआ, मेरे रिलेशन में इश्यू शुरू हो गए, मेरे फाइनेंशियल में ब्रेक शुरू हो गया। तो लोग डरते हैं, क्योंकि शुरू में तो सफाई होगी तो सब चीजें बाहर आएगी, सरफेस पे आएगी। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली ये आपका परमानेंट चेंजेस होगा। पहले के संत साधु गुरु क्या करते थे, ये हिमालय पे जाके साधना करते थे, फैमिली में रहते नहीं थे, इसलिए उन्हें कोई ऑब्स्टेकल्स आते नहीं थे। हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है, हम फैमिली लेके बैठे हैं, हमारे बच्चे, हस्बैंड, वाइफ सब लोग हैं। तो डेफिनेटली जब हमारे ऑरा में चेंजेस आते हैं तो हमारे फैमिली मेंबर्स हमें टॉलरेट नहीं कर पाते, वो रिएक्ट करते हैं। वो कहते हैं बंद करो ये तुम्हारा ड्रामा, ये रोज सुबह उठ के ध्यान करना, अपना काम करो, किचन का काम करो या ऑफिस का काम करो। बिकॉज हमारी एनर्जी शिफ्ट होती है तो उन्हें भी शिफ्ट होना पड़ता है, और अगर वो शिफ्ट होने के लिए तैयार नहीं है तो डेफिनेटली वो आपको रेजिस्ट करेंगे, आपको रोकने की, टोकने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं आपका भी अंदर का एक फियर होता है, तो आप फिर धीरे धीरे वो प्रैक्टिस छोड़ देते हो
और आप वापस वही प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हो या हाउस वाइफ की लाइफ में आ जाते हो जो आपने शुरुआत की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ऑरा से ये फाइंड आउट करें कि हमारी कॉज क्या है, हमारे प्रॉब्लम के कॉज क्या है। फियर है तो क्यों है? ये प्रेजेंट लाइफ का फियर है, या मेरे पेरेंट्स ने मुझे फियर दिया है, या पास्ट लाइफ का मेरा कोई फियर है। मतलब ये तीन जगह से जो भी हमारे इश्यूज है, कि प्रेजेंट का है, पेरेंटल है, या पास्ट का है। प्रेजेंट का अगर होगा तो डेफिनेटली वो सैक्रल चक्र पे समझ में आएगा, ऑरेंज कलर ज्यादा होगा। अगर पेरेंटल इश्यूज होंगे आपके, पेरेंटल की बिलीफ के वजह से, जेनेटिक्स के वजह से, डीएनए के वजह से, तो आपका येलोइश ऑरा ज्यादा आएगा, मणिपुर चक्र आपका डिस्टर्ब ज्यादा होगा। और अगर आपका पास्ट लाइफ के वजह से कोई इश्यू होगा तो रेड, ब्राउन, ब्लैक, ग्रे, ये चार कलर्स आपके ऑरा में आएंगे। मैं वापस रिपीट करता हूं कि पेरेंटल इश्यू होगा तो येलोइश डार्क येलो कलर ज्यादा आएगा। प्रेजेंट लाइफ का अगर आपका इश्यू होगा, आपकी खुद की सोच के वजह से होगा, तो डार्क ऑरेंज कलर ज्यादा होगा। और अगर पास्ट लाइफ से आपके ये कोई इश्यूज आए हैं आपके साथ, तो डेफिनेटली या तो डार्क रेड होगा, या ब्राउन, या ब्लैक, या ग्रे। तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ऑरा से, मेरे ये प्रॉब्लम आए हैं कहां से, और जहां से आए हैं मुझे उसी चक्र को हील करना है, उसी इंटेंशन से, उसी लेवल को मुझे उसको ठीक करना है। मतलब हम अंधेरे में तीर नहीं छोड़ेंगे, हम एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली टू द पॉइंट काम करेंगे। जैसे हम किसी की ब्लड टेस्टिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसको डायबिटीज टाइप 1 है, टाइप 2 है। हमें पता चलता है इसको कैंसर एडिनोमा है कि कैंसरेजिनस है, कौन से स्टेज का है, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है। इसी तरह से अगर हमने इस ऑरा के माध्यम से अपनी इन्वेस्टिगेशन की और हमने उसके हिसाब से अपनी अंदर करेक्शन, डाइट करेक्शन या लाइफस्टाइल करेक्शन या मेंटल करेक्शन या इमोशनल करेक्शन या हमारा कार्मिक करेक्शन करना शुरू किया, तो डेफिनेटली हमारा धीरे धीरे ऑरा सबकॉन्शियस लेवल पे चेंज हो जाएगा और एक नई पर्सनालिटी हमारे अंदर शुरू होगी। अब ये क्या है एक्चुअली, ये साइंस क्या है, इसको और थोड़ा डीप लेवल पे समझते हैं। ये साइंस फोटॉन्स का है, ये साइंस पार्टिकल्स का है। हमारी पूरी बॉडी पार्टिकल्स से बनी है, ये आप सबको पता है। एटम, मॉलिक्यूल्स, ये चीजों से बनी है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, फोटॉन्स की बनी है। मेडिकल साइंस इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स की स्टडी करता है, फोटॉन्स की स्टडी नहीं करते। और हमें फोटॉन्स की स्टडी करनी है, हमें अपनी लाइट की स्टडी करनी है। और फोटॉन्स इज एन ऑरा, मतलब जो हम इमिट करते हैं वो फोटॉन्स है, वो लाइट है, इनविजिबल लाइट्स है। तो हमारे अलग अलग ऑर्गन में जो हमने थॉट, इमोशंस को स्टोर किया है वो फोटॉन्स है। तो उस फोटॉन्स के कलर्स देखना है। डार्क कलर्स है तो उसको लाइट करना है, लाइट कलर है तो उसको और ज्यादा लाइट करना है। जितनी लाइटर कलर्स आप अपने ऑरा में क्रिएट करोगे, इतना आपका डिवाइन कनेक्शन बढ़ते जाएगा, आपका गॉड गॉडेस से, गुरु से कनेक्शन बढ़ते जाएगा। और उससे होगा क्या, आपकी कॉन्शियसनेस, सूक्ष्म नाड़ी ऊपर आती जाएगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सूक्ष्म नाड़ी कहाँ होती है? सेंटर ऑफ द स्पाइन लेवल पे होती है। आपको सबको पता है, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सूक्ष्म नाड़ी, तीन नाड़ियां मेजर होती है, बाकी तो छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं। तो अल्टीमेटली लाइफ का पर्पस क्या है? अवेयरनेस बढ़ाना, कॉन्शियसनेस बढ़ाना। अवेयरनेस का मतलब आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको सामने गलत चीजें दिख भी रही है, सेंस भी कर रहे हो, लेकिन आप उसको जज नहीं कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। चाहे वो हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, कुछ भी गलतियां, शरारत करते हैं, आप जस्ट ऑब्जर्व करते हो। अगर आपने जजमेंट किया, आप उसके ऑरा को एब्जॉर्ब करोगे, उसके फोटॉन्स पार्टिकल को एब्जॉर्ब करोगे, और वो चीज वापस आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन आपने सिर्फ ऑब्जर्व किया, जैसे हम डॉक्टर्स लोग पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं, हम उनके इमोशंस में एंटर नहीं होते, हम जजमेंट नहीं बनते कि देखो बहुत दारू पिया ना इसलिए इसका लीवर सिरोसिस हो गया। हम कहते ठीक है, इसने अपनी शौक से, आदत से पिया और उसके वजह से ये पैथोलॉजिकल सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो गए, सो वी आर नॉट इमोशनल फॉर। हम रिपोर्ट्स देखते हैं, हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमें वो अफेक्ट नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो आपको भी कैसा है, किसी भी पर्सन को सिर्फ ऑब्जर्व करना है, चाहे हस्बैंड है, वाइफ है, उसका जो भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं उसके पर्सनल लाइफ में, उसके फोटॉन्स को एब्जॉर्ब नहीं करना। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द टॉक में क्या कहा था, 24/7 हमारा एनवायरमेंटल एक्सचेंज हो रहा है। अब आपको समझ में आता है, ये पिक्चर में आप देख सकते हो, ये दो पर्सन है, ये एक दूसरे की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो एक पर्सन सामने वाले की नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर रहा है,
दूसरा पर्सन सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रहा है, वो उसका कोई एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा। तो हमें एब्जॉर्प्शन से ऑब्जर्वेशन पे आना है, ये हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे निर्भर होता है। आप जितनी ज्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे, आप सिर्फ ऑब्जर्व करोगे। जो भी बड़े बड़े संत साधु है, चाहे वो सिस्टर शिवानी है या श्री श्री रविशंकर है, सदगुरु हैं, ये सारे लोगों के क्या है, शिव योग के गुरु हैं, ये लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत होता है, साइकिक पावर बहुत होता है, लेकिन ये सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, ये किसी की नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करते। लेकिन कुछ लोग ने अगर एब्जॉर्ब गलती से कर लिया, तो उनको भी फिर बीमारियां शुरू हो जाती है, उनको भी कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, फाइब्रॉइड, सिस्ट, ये शुरू हो जाते हैं। मतलब ऐसा मत समझे कि सिर्फ आप लोग ही डेंजर जोन में है, ये लोग हमसे भी ज्यादा डेंजर जोन में है। बिकॉज हम तो फैमिली के 5-10 लोगों को मिलते हैं, ये लोग तो रोज 1000 लोगों को मिलते हैं, और लाखों लोग इन्हें याद करते हैं। मतलब लाखों लोग इनके कॉर्ड से कनेक्ट होते हैं, इनके फोटॉन्स में एंटर होते हैं, इनके ऑरा में एंटर होते हैं, इसलिए वो जल्दी किसी को दर्शन नहीं देते। अब समझ में आ रहा है? शुरू शुरू में मुझे भी बहुत साल पहले लगता था, ये मैं जब पुट्टपति गया था सत्य साई बाबा को मिलने के लिए, ऑरा करने के लिए, तो मुझे लग रहा था ये दर्शन क्यों नहीं दे रहे, इतने लाखों लोग गुरु पूर्णिमा में आए हैं, इनको तो 24/7 दर्शन देना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे मेरी ऑरा की रिसर्च हुई, मुझे समझ में आया कि ये लोग साधना में ज्यादा होते हैं, मेडिटेशन के जोन में ज्यादा होते हैं, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने फोटॉन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ये ज्यादा लोगों को इंटरेक्ट करने नहीं देते हैं। कुछ आपने देखा है कि फीमेल्स होते हैं, वो मेल्स के पैर नहीं छू सकते हैं। इसका रीजन सिंपल है कि फीमेल्स की जो फेमिनाइन एनर्जी है, वो किसी भी गुरु के अंदर नहीं जानी चाहिए, या अगर फीमेल सेंट है तो उसके अंदर मस्कुलिन एनर्जी नहीं जानी चाहिए। तो ये जो पोलैरिटी की जो फोटॉन्स है, जो एनर्जीज है, वो कहीं ना कहीं एक सीमित रहनी चाहिए। ये एक रिलीजियस प्रोटेक्शन है, जहां पे हम समझते हैं। स्पिरिचुअलिटी में शायद हम इस चीज को बैरियर नहीं मानते। आपने आजकल के जो भी स्पिरिचुअल गुरुज को देखा है, वो सब अलाउ करते हैं, मतलब वो हग भी करते हैं, पैर भी छूने देते हैं, और वो लोगों के सत्संग में साथ में भी बैठते हैं। तो ये डिफरेंस होता है रिलीजियस गुरु में और स्पिरिचुअल मास्टर्स में। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन सी कॉन्शियसनेस लेके बैठे हो, वो आपका माइंडसेट होता है, और उसी बेसिस पे आप चलते हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑरा हर चीज बताएगा, आपके अंदर क्या है, आपका इमोशंस पैटर्न क्या है, आपका थॉट पैटर्न क्या है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप पास्ट लाइफ से क्या कार्मिक लेके आए हो, आपने लाइफ बिटवीन लाइफ जो आपकी सोल इम्प्रिंट बनाई है, वो आपने क्या चार्ट बना क्या है, मतलब आपको कौन से रिलीजन में जाना है, कौन से पेरेंट्स आपने सिलेक्ट करना है, प्रोफेशन सिलेक्ट करना है, हस्बैंड वाइफ, कुछ मतलब क्या एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हो आप, डिवोर्स का एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हो, या फाइनेंशियल क्राइसिस का लेने आए हो, या कुछ बीमारियों का एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हो। तो शायद हो सकता है आप डॉक्टर बन जाओगे, या कहीं पे आप जजमेंट का एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हो, तो हो सकता है कि आप वकील बनोगे। तो जो भी आपने लाइफ बिटवीन लाइफ डिसाइड किया कि भाई अभी मुझे नेक्स्ट लाइफ में तो ये चीजों का एक्सपीरियंस लेना है, जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम पहले सोच के आते हैं कि भाई आज मुझे पंजाबी डिश खानी है, आज साउथ इंडियन डिश खानी है, तो डेफिनेटली आप वही ऑर्डर करते हो, और जो ऑर्डर करते हो वो आपको सर्व करता है, दैट इज कॉल्ड तथास्तु। तो गॉड कभी भी इंटरफियर नहीं करने वाला। आपने जो भी लाइफ बिटवीन लाइफ प्योर कॉन्शियसनेस में जो भी डिसीजन आपने लिया, तो भगवान ने आपको उसी तरह से सब कुछ एक प्लेटफॉर्म, नेटवर्क क्रिएट करके दिया है। अब आप भूल गए हो कि ये जो भी आपके साथ लाइफ में हो रहा है, ये आपने अपने ही तरीके से इसको डिसाइड किया था, आपके ब्लूप्रिंट में आपने ही ये डिसाइड किया था। फॉर एग्जांपल, मैं कोई मकान देखने जाता हूं जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और मैंने उसको बोल दिया भाई यहाँ मुझे टॉयलेट चाहिए, किचन चाहिए, बेडरूम चाहिए, हॉल चाहिए, और वो कहता है भाई 1 साल के बाद आओ, हम आपको पोजीशन देंगे। 1 साल के बाद जब मुझे घर देते हैं, तो मैं कहता हूँ अरे ये टॉयलेट यहाँ कहाँ बना दिया, ये तो साउथ वेस्ट में आता है, अब तो ये वास्तु डिफेक्ट है। तो वो कहेगा भाई आपने जैसे बोला, मैंने आपको वैसे ही घर दिया। अब तब मेरे पास वास्तु का नॉलेज नहीं था, तो तब मैंने ऐसे ही कह दिया। अब उसके बाद मुझे वास्तु का नॉलेज आया, तो अब मैं पैनिक हो गया। तो ये प्रॉब्लम होता है कि जब प्योर कॉन्शियसनेस होती है, तब हम कोई भी डिसीजन ले लेते, सोचते चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब हम लाइफ में आ जाते, बर्थ लेते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस ड्रॉप हो जाती है, तब हम जजमेंटल हो जाते हैं, कुछ पेरेंटल बिलीफ के वजह से, तो कुछ अपने लाइफ एक्सपीरियंस के वजह से। तब हम पैनिक होते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा हस्बैंड क्यों मिला, मुझे ऐसी वाइफ क्यों मिली, मुझे ऐसी गरीबी क्यों मिली, मुझे ऐसे प्रोफेशन क्यों मिला। हम भूल गए हैं ये ऑर्डर हमने ही किया था।
हमें जब भी लाइफ बिटवीन लाइफ 72 आवर्स गॉड के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने के लिए समय मिला था, तब हमने ही कहा था भाई मुझे ये चीजों का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लाइफ में लेना है. सो आई वांट ईच एंड एवरी पर्सन टू अंडरस्टैंड योर ओन ऑरा. आप जितनी ज्यादा साधना करोगे, मेडिटेशन करोगे, जितने ज्यादा सत्संग अटेंड करोगे, जितनी ज्यादा स्पिरिचुअल साइंसेस में डीपर लेवल पे जाओगे, आप अपने फोटॉन्स को रीड करना सीख लोगे. हमें दुनिया में किसी को सीखना नहीं है, किसी को समझना नहीं है. हम आए हैं सिर्फ अपने आप को समझने के लिए, अपना होमवर्क क्या है वो समझने के लिए, अपना अनहील्ड पार्ट क्या है वो समझने के लिए. और जैसे जैसे हमने अपने पे काम करना शुरू कर दिया, हमारा इवोल्यूशन बहुत फास्ट हो जाएगा. जीसस के जैसे, बुद्धा के जैसे, महावीर के जैसे, गुरु नानक के जैसे, उन्होंने सभी ने खुद पे काम किया, उन्होंने दुनिया पे किसी पे काम नहीं किया. तो लेट अस today create an intention that we have to work on ourselves. We don't have to point anyone, we don't have to judge anyone. हम आज के बाद किसी को कोई जज नहीं करेंगे और किसी को ज्यादा सलाह सूचना नहीं देंगे, बिकॉज हर इंसान अपना कुछ होमवर्क सीखने के लिए आया है और वो उसी हिसाब से चलेगा. तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे, आपके जो 7 लेयर्स ऑफ द ऑरा है, ये सारे लेयर्स आपके क्लींस होते जाएंगे. आउटर लेयर जो स्पिरिचुअल है वो पहले आपका पॉजिटिव होगा, उसके बाद आपका 6th मेंटल लेयर है वो पॉजिटिव होगा, फिर आपका 5th इमोशनल ऑरा है वो आपका पॉजिटिव होगा. और धीरे धीरे ये पॉजिटिविटी आपके अंदर के 4 फिजिकल ऑरा लेयर में जाएंगे. तब जाके आपके पैरामीटर्स चेंज हो गया, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका वेट, आपका शुगर लेवल, आपका क्रिएटिनिन लेवल बाद में चेंज होगा. लोग क्या सोचते हैं, मैंने योगा स्टार्ट किया, मैंने हीलिंग स्टार्ट की, अब मेरे रिपोर्ट्स में डिफरेंस आना चाहिए. ऐसा पॉसिबल नहीं है. 3 महीने से 6 महीने तक पहले बाहर के 3 ऑरा में डिफरेंस आता है, उसके बाद आपके फिजिकल अंदर जो 4 लेयर होती है उसमें डिफरेंसेस आना शुरू होता है. तब तक आपको पेशेंस रखना होगा, तब तक आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. उसके बाद आपके ब्लड रिपोर्ट में चेंजेस आएंगे और आपके वेट में चेंजेस आएंगे, आपके हार्मोनल चेंजेस आएंगे, आपके सारे पैरामीटर्स में धीरे धीरे आपको उसके डिफरेंसेस दिखना शुरू कर देंगे. हम नॉर्मली मेडिकल साइंस की साइकोलॉजी को लेके चलते हैं कि जैसे मैंने अभी ब्लड प्रेशर की दवाई खाई तो मेरा 200 से 150 ब्लड प्रेशर हो गया, तो इसी तरह से मुझे लगता है मैंने कल योगा किया तो आज शायद मेरा ब्लड प्रेशर कम होना चाहिए. आज मैंने राजयोग शुरू किया तो 3-4 दिन में मेरा शुगर लेवल कंट्रोल होना चाहिए. आज मैंने हीलिंग स्टार्ट की तो 15-20 दिन में मेरा क्रिएटिनिन लेवल कम होना चाहिए. ऐसा नहीं होगा. ये साइंस को समझने की कोशिश करो. हमारे आउटर लेयर से इनर लेयर तक चेंजेस आना जरूरी है. आप डायरेक्ट इनर लेयर में चेंजेस नहीं ला सकते, प्रोवाइडेड आप अगर थीटा लेवल की, डेल्टा लेवल की हीलिंग करते हो, साइकिक सर्जरी या करुणा हीलिंग, ऐसे कोई डीपर लेवल की हीलिंग करोगे या डीपर लेवल के कोई मेडिटेशन करोगे तो बात अलग है. अदरवाइज जो भी स्पिरिचुअल साइंसेस है वो सारे अल्फा लेवल पे बेस्ड होती हैं. तो अल्फा लेवल की जब भी आप कोई स्पिरिचुअल साइंस को प्रैक्टिस करते हो तो बीटा लेवल की फ्रीक्वेंसी अल्फा में चली जाती है. मतलब जो आप रेस्टलेस थे, अब आप पीस थोड़े सेटल हो गए हैं. आप जो पहले फियरफुल थे अब आप फियरलेस हो गए हैं. आप में तो थोड़ा हेट्रेट था, हेट्रेट कम हो गया. ये सारी अल्फा लेवल की हीलिंग मॉडलिटीज हैं जो थोड़े थोड़े चेंजेस हमें लाते हैं, ज्यादा चेंजेस हमें लाते नहीं है. लेकिन जो डीपर लेवल की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जैसे हठ योगा है, वो भी बहुत डीपर लेवल की योगा है. पतंजलि योगा है, क्लासिकल योगा है, ये अल्फा लेवल का है. हठ योगा है, ये डीपर लेवल का है. जितने डीपर लेवल की साइंस को आप अपनी लाइफ में उतारते हो, इतने डीपर लेवल की फोटॉन्स को चेंज करोगे, ऑरिक फील्ड को चेंज करोगे, सॉलिडिटी को चेंज करोगे, लिक्विड को चेंज करोगे, एंड दैट इज वेयर यू विल गेट द एक्चुअल रिजल्ट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी. आपको अगर कोई क्वेश्चन आंसर पूछने आप पूछ सकते हैं, otherwise we'll go for a small meditation and then we can end the program. So before we end, अगर कोई question answers है तो definitely you can ask. I hope it's clear to you. I hope everyone enjoyed. Good. So किसी को कोई question करना है तो आप hand raise कर सकते हैं. So we can, yeah, 1 minute. Okay. Yeah. So गुरुदत्त सर हैं जो आप अगर किसी को क्वेश्चन करना चाहते हैं, हैंड रेस करना चाहते हैं तो
He will allow you to unmute you so that we can interact with you if there is any question from your side. Yeah, Veena, I think so. Gurudaji, you can, 1 minute. Yes, Veena, you can unmute yourself, I think so. Ah, yeah. I wanted to ask you, how does the healing work if I don't practice the meditation and the Reiki part, Okay. and somebody else is healing for me? So, what is हाँ. the time that I should be expecting the changes in me? या एक्सलेंट, वेरी गुड क्वेश्चन. ये मुझे भी बहुत साल पहले ऐसे लगा कि कोई अगर संत साधु मेरी मुझे ब्लेसिंग देता है या कोई रेकी ग्रैंड मास्टर मेरी हीलिंग करता है तो मुझे सीखने की जरूरत क्या है, बस मैं उसी की हीलिंग से ठीक हो जाऊंगा. बट इन ऑरिक रिसर्च आई केम टू नो दैट एनीवन हु इज हीलिंग यू can heal you only in upper 4 chakra. He cannot interfere in lower 3 chakras because your lower 3 chakras are karmic chakra. So you have to heal yourself. So if the person is healing you, for a time being you will feel much better, but it is not a permanent cure, it will be only a recovery. Okay. So that's why the lower 3 chakras are our private chakra, they are secured chakra. No one is allowed to interfere, even though if it is your husband, your kids or whatever, you cannot interfere in their chakras. You can just heal the upper 4 chakras. And that's why many saintly people, काफी संत साधु मना भी करते हैं किसी को healing मत करो, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आप किसी को हीलिंग करते हो तो कहीं ना कहीं उनके लोअर 3 चक्रस की कार्मिक एनर्जी को कहीं ना कहीं आप एब्जॉर्ब करोगे. तो ये भी थोड़ा संभालना पड़ता है, खुद को प्रोटेक्शन शील्ड डालनी पड़ती है, या यू कैन यूज सम क्रिस्टल्स so that you are protected from the negative energy, you don't absorb their negative energy, right? And how it works, that is very beautiful science. That there is a universal cosmic photons all over around us. So when the chakras are aligned by some master, कोई भी रेकी ग्रैंड मास्टर आपको अट्यून करता है या प्राणी कीलिंग का मास्टर आपको अट्यून करता है, ट्यूनिंग करता है आपके चक्रस की, अलाइनमेंट करते हैं, तो वो एनर्जी अंदर जाती है. फॉर एग्जाम्पल आपने घर में एक राउटर को इंस्टॉल किया और जो कंपनी ने इंस्टॉल किया उसने आपको यूजर नेम पासवर्ड दे दिया और आपने जैसे उसको डाला तुरंत आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हो. तो ये रेकी इसी तरह से काम करती है कि हम खुद अपनी करें, किसी पे डिपेंड नहीं हो, बिकॉज एवरीथिंग इज अ कार्मिक रिफ्लेक्शन. जो भी आपका संचेत है वो प्रारंभ में आ रहा है, एंड नो वन एल्स इज अलाउड टू इंटरफियर इन योर संचेत और प्रारंभ कर्मा. ओके, थैंक यू, गुड. या सो और किसी को कोई क्वेश्चन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आई थिंक सो. Okay, so I think so the concept is very clear. So let us proceed for meditation and then we can end the session. So everyone ready for meditation? Okay. So we'll not take more time. 5 to 7 minutes of meditation करेंगे. So everyone close your eyes. सभी लोग अपनी आंखें बंद करें. Just surrender to your guru and the master. Close your eyes. You can invoke them. आप जिसे भी मानते हो. Yes, just focus on your breath. Take a slow and deep breath. Allow your energy to get settled down. जो भी अभी आपने नॉलेज लिया है उसे एक्नॉलेज करें, उसे एब्जॉर्ब करें. Let it cross the filter of logical mind and let it enter into your subconscious mind with the grace of God and gurus. जो भी आज हमने सीखा है, समझा है, उसको पूरी तरह से अंदर उतरने दीजिए. With every inhalation, you are absorbing all those knowledge, information,
whatever you have taken today. With every exhalation, you are detoxifying your body. Just focus on your breath. With every inhalation, you're absorbing all the knowledge which you have taken today. With every exhalation, your mind is doing catharsis, removing all the old informations, unwanted informations. जो भी आज आपने ऑरा के बारे में समझा है, स्पिरिचुअल साइंस के बारे में, इंटीग्रेशन ऑफ साइंस के बारे में, आप उसे एब्जॉर्ब कर रहे हो, उसे अंदर उतरने दे रहे हो। सांस बाहर छोड़ते हुए हम उन सारे पुराने मान्यताओं को निकालेंगे, हमारे सारे भ्रम को निकालेंगे, अनवांटेड थॉट्स को एक्सेल करेंगे, अनवांटेड इमोशंस को एक्सेल करेंगे। Inhale with the white light energy and exhale with the black energy. Inhale with the white light energy, exhale the black light energy. The white light energy carries all the divine informations. The black energy carries your own limited mind, unwanted thoughts, and old experiences of present life and past life. Excellent. Continue for a few more minutes. धीरे धीरे आपका शरीर हल्का होते जा रहा है, हल्का होते जा रहा है। Inhale the good immunity, exhale detoxification. Good immunity is your good aura. Detoxification is all the unwanted acid, gas, cholesterol, all the unwanted chemicals, जो भी गलत रसायन हमारे शरीर में है, हम एक्सेल करते हुए आज उसे बाहर निकालेंगे। Continue for a few more minutes. Inhale the divine consciousness of your gurus, of God, goddesses. Exhale all the evil energy which you have holded from your past.
हर सांस लेते हुए हम गुरुओं की, देवी देवताओं की चेतना को अंदर लेंगे और हर सांस बाहर निकालते हुए हम वो सारे एनिमल इंस्टिंक्ट को बाहर निकालेंगे, जिसे हम क्रोध कहते हैं, नफरत कहते हैं, डर कहते हैं। ये सारी चीजों को आज बाहर निकालेंगे एक्सेल करते हुए। Inhale the peace. Inhale happiness. Inhale joy. Exhale all your unwanted cravings, unwanted desires. Inhale good relationship with your partner, with your family member. Exhale all the stress, worries, strain, tension. इनहेल करते हुए उनकी सारी खूबियों को अंदर लेना है, उनके सारे अच्छे अच्छे क्वालिटीज को ग्रेटिट्यूड करना है। एक्सेल करते हुए हम उस सारी चीजों को बाहर निकालेंगे जो उनकी कमियां खामियां हमने पकड़ी है, हमें पसंद नहीं है। हम आज उसे बाहर निकालेंगे। Inhale acceptance. Exhale the resistance. Inhale surrender. Exhale insecure. Inhale faith. Exhale fear. Inhale love. Exhale hatred. Inhale unconditional service. Exhale expectations. जिन्होंने हीलिंग सीखी है, जिन्हें सिंबल्स पता है, वो इनहेल करते हुए सिंबल्स को अंदर लें और एक्सहेल करते हुए कल्पना करें कि जो भी अनचाहे हैं, अनवांटेड है, वो सब कुछ बाहर निकल गया है। आज आपके कितने नाड़ियां खुल गए हैं, आपका माइंड आज कितना रिलैक्स्ड और फ्री हो गया है, आपका ऑरा कितना एक्सपांड हो गया है। यू कैन फील द एक्सपांडेड ऑरा इन योर हाउस। जो एनर्जी आज आपको चाहिए अपने घर में, अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने रिश्तेदारों में, वो सारी एनर्जी आज आपने अपने अंदर क्रिएट कर ली है। आप 24/7
अब वही एनर्जी इमिट होते जाएगी जो आप बाहर से एक्सपेक्ट करते हो। Buddha has said, change your vision, everything will change. आज हमने इनहेल करते हुए अपनी दृष्टिकोण बदल दी है। आज हमारे सामने एक नई दुनिया है, डिवाइन वर्ल्ड। ईच एंड एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय द गॉड। और ऊपर वाले ने जो भी कुछ निर्माण किया है और मेरे सामने जो भी उसको प्रेजेंट किया है, वो मेरे लर्निंग के लिए है, मुझे सीखने के लिए है। Everyone here in your life is to teach you something. You have learned it very compassionately with acceptance. Be gratitude to all those people who have given you pain. जिसने भी आज आपको दुख दर्द अब तक दिया है, उन्हें धन्यवाद करना है। उनके वजह से आपको दर्द हुआ, दुख हुआ, तकलीफ हुई और आपने भगवान से, गुरुओं से प्रार्थना की, प्रेयर की और आज ये सत्य आपके सामने आया है कि ये सब हमें सीखने के लिए, कर्मों को क्लियर करने के लिए ये हमें सर्व किया गया। ये मेरा अपना सिलेक्शन है, मेरी अपनी चॉइस है। No one is responsible. No one has to be blamed. Today, I have changed my belief system subconsciously, and I'm always ready to upgrade myself. I am ready to live my rest of the life with awareness. I am ready to live rest of the life to rise my consciousness, Sukshmananari, for soul evolution. I am ready to live my life for human service. ये संकल्प और इंटेंशन के साथ हम अपने गुरुओं का धन्यवाद करेंगे, देवी देवताओं का धन्यवाद करेंगे, अपने माता पिता का धन्यवाद करेंगे और अपने आप का धन्यवाद करेंगे कि आज आप इस समय आपने सत्य को स्वीकारा, सत्य सुनने के लिए आप तैयार थे। There is a demand, there is a supply. From this moment, you are ready to start with a new life. So say thank you, thank you, thank you to all the five elements. Thank you to all the universal cosmic energy. Thank you to all the photons which are inside you. Thank you to all the chakras. Thank you to all the auric layer. Thank you to all the 50 trillion cells in your body who are 24/7 working for you, giving you good, healthy state of the body. Thank you to the brain for storing all the beautiful information. Thank you for the mind for exploration. Thank you for the superconscious mind for always ready to get connected to the divine energies. Thank you, all the family members who are your major chapters to teach you the important lessons in your life. उनका धन्यवाद करें, उनका शुक्रगुजार करें जो आपके जीवन में आए और आने वाले जीवन में आते रहेंगे. Welcome them with beautiful smile. Welcome them with beautiful unconditional love. You are here on the planet Earth just to learn, just to observe, just to experience the divine creation. Thank you, thank you, thank you. Whenever you are ready, slowly come back
अपने सामान्य श्वास की प्रतिक्रिया में आ सकते हो. Just be aware about your body, aware about your presence. Whenever you're ready, slowly you can open your eyes. So thank you very much for your time and patience. आपने इतने अच्छे से हमें सुना, हमें स्वीकारा. I hope today you have enjoyed a lot and you will apply the same knowledge in your life, because the universe starts with you and it ends with you. आप आए हो अपने लिए और जाओगे भी अपने लिए. कोई आपके साथ आने नहीं वाला और आपको किसी के साथ जाना नहीं है. ये इतना बड़ा सत्य आज आपने समझ लिया, उसके लिए थैंक यू एंड होप टू सी यू सून. गॉड ब्लेस यू एवरीवन. Okay. थैंक यू गुरुदत्त जी, Thank आपने you, sir. इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दी. थैंक यू वेरी मच Thank you, टू ऑल sir. द डिवाइन सोल्स. I request you to come back again, sir. So it was Yeah, sure. Whenever there is a need, there is a supply. I am always ready for human service 24/7. Whenever you need me, tell me. I am always there. Okay, Thank sir. you. God bless you Okay. and good Thank night, you. everyone. Take care. Good night. Thank Good you night. so much. Thank you. Sir. Thank so you. much. Very Thank you. valuable. Thank you. Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಮತ್ತೆ Okay. Namaste. Yeah. Bye. Namaste.